नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आकाश टॉक शो के ये चौथे चौथे एपिसोड में। हम सब आज बात करेंगे कि विश्वविद्यालयों आज हम बात करेंगे कि इस कोरोना महामारी में विश्वविद्यालयों का क्या रोल है और किस तरीके से होना चाहिए था और क्या है, और तमाम विश्व के विश्वविद्यालयों ने किस तरीके से काम किया है, भारत के विश्वविद्यालयों ने संस्थानों ने कैसे काम किया, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका नाम है दिवाकर सिंह। वो दिवाकर सिंह बीएचयू आईआईटी बीएचयू में रिसर्च स्कॉलर हैं। कोविड से पहले भी लगातार समाज के लोगों के बीच में समाज में काम करते रहे हैं, बतौर एक्टिविस्ट भी काम कर रहे हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। तो हम आइए दिवाकर सिंह से जुड़ते हैं। दिवाकर सिंह को हमने रिक्वेस्ट भेजी है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। आज हमारा विषय रहेगा कि रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन दिस पैंडेमिक। तो हमारे साथ दिवाकर सिंह जुड़ रहे हैं। कुछ इशू आ रहा है ज्वाइन। इस दौरान विश्वविद्यालयों ने जिस तरीके से अपने ताले लगा लिए हैं, जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए था, उस तरीके से तमाम तरीके की आलोचनाओं से भरे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। प्रोफेसर भी लिख रहे हैं। कई दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने भी आर्टिकल्स लिखे कई सारे, और भी तमाम जगहों पर क्रिटिसिज्म हो रहा है संस्थानों का। तो अभी कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है लग रहा है, तो दिवाकर सिंह अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इनविटेशन भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट कुछ दिक्कत आ रही है। इनविटेशन फिर से भेजा है, शायद एक्सेप्ट। हाँ, जुड़ गए हैं। दिवाकर सिंह, आपका स्वागत है आकाश टॉक शो में। आवाज आ रही है आपको? हाँ आकाश, आपकी आवाज आ रही है। तो स्वागत है आपका। मैं आपका परिचय दे रहा था, फिर से एक बार परिचय दे दूं जो लोग जुड़े हुए हैं, कि दिवाकर सिंह आईआईटी बीएचयू में रिसर्च स्कॉलर हैं, और बतौर एक्टिविस्ट तमाम समाज के लिए लड़ने का काम हो, समाज में कुछ सेवा का काम हो, ये लगातार करते रहे। और कोविड के दौरान भी इन्होंने बहुत शानदार काम किया है। इससे पहले भी बीएचयू में जब डेली वेजेस की लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई के लीडर अगुआ भी यही थे। तो हम इनसे जानेंगे कि विश्वविद्यालयों की इस कोरोना काल में क्या भूमिका है। तो दिवाकर सिंह, आपसे सबसे सीधा सा सवाल और सबसे पहला, कि इस कोरोना काल में भारत के विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, भारत में ही नहीं आकाश, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में किसी भी विश्वविद्यालय का एक कमिटमेंट होता है अपने छात्रों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने स्टाफ के साथ। और सिर्फ स्टूडेंट्स और स्टाफ के साथ के अलावा भी विश्वविद्यालय कनेक्टेड होता है उस लार्जर कम्युनिटी से जो उसको फंड करता है। मैं किसी भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की आप बात करिए तो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड से शुरू होते हुए आप भारत में बीएचयू, जेएनयू, एएमयू कहीं भी जाइए, तो किसी भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का कनेक्शन उसके स्टूडेंट्स के साथ, उन स्टूडेंट्स की फैमिली के साथ और उस पूरी सोसाइटी के साथ होता है जो उसको फंड करते हैं। उनको ये जिम्मेदारी होती है यूनिवर्सिटीज की कि जो बेसिक और जो अप्लाइड रिसर्च उसको देनी है इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, इन द टाइम ऑफ नीड। जो प्रॉब्लम इमर्ज होती है किसी भी समय, उसके जो जवाब ढूंढकर त्वरित देने हैं, उन जगहों पर विश्वविद्यालय लीडर का रोल ले और उन सॉल्यूशंस को हंट करे, उन सॉल्यूशंस को डिसेमिनेट करने में मदद करे, उस समाज तक, उस तबके तक ले जाए। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी फोरकास्ट है हमारे, वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय कैसे बचेंगे, क्या उनका मोड ऑफ एक्शन होगा, इन चीजों को लेकर अलग अलग स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो भी स्पेकुलेशन है, विश्वविद्यालय को अपने उस मिशन से कहीं भी हटना नहीं चाहिए। वो मिशन जो उस देश की, उस समाज की, उस व्यवस्था की
स्पिरिट के साथ मैच करता है अपने आप को, डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ मैच करता है अपने आप को, उस मिशन पर उसको अटके रहना चाहिए, कॉन्स्टेंटली उस पर काम करते रहना चाहिए। अ, और किसी भी विश्वविद्यालय का, अपने भारतीय का मैं कह रहा हूँ कि देश के किसी भी विश्वविद्यालय की भूमिका यही होनी चाहिए कि किसी भी क्राइसिस के टाइम पे वो आगे आए, प्रॉपर मैकेनिज्म बनाए, और क्लियरली कहें तो मुझे लगता है कि एक एक पूरा सेटअप बनाकर, एक पूरा टास्क फोर्स बनाकर उसको लॉन्च करना चाहिए था, और जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है उसको डिसेमिनेट करने के लिए, समाज में बांटने के लिए, पहुंचाने के लिए, जो अलग अलग तरीके के मिथ आ रहे हैं समाज से, उसको तोड़ने के लिए इस समय फ्रंट रनर की भूमिका में, लीडरशिप की भूमिका में विश्वविद्यालय को होना चाहिए। जैसे प्रोफेसर अपूर्वानंद ने भी स्क्रॉल में कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल लिखा था कि विश्वविद्यालय जो है वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मजदूर सड़कों पे जा रहे थे, जब उनका काम छिन गया था, जब वो उनके पास जाने के लिए साधन नहीं थे, सब मजदूर सड़कों पे पैदल जा रहे थे, उस वक्त विश्वविद्यालयों ने अपने ताले बंद कर लिए थे। उस वक्त विश्वविद्यालयों को चाहिए था कि वो मजदूरों के लिए अपने ताले खोले और उनके रहने की व्यवस्था करे, क्योंकि ये विश्वविद्यालय सिर्फ लोगों के पढ़ने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। विश्वविद्यालय समाज निर्माण का काम करते हैं, समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। उन्होंने कहा, तो उसमें लिखा है कि जो मतलब जब विश्वविद्यालय धूल फांक रहे हैं, उस वक्त विश्वविद्यालयों को कोविड सेंटर के बतौर इस्तेमाल किया जा सकता था, वो नहीं किया गया, वहां कुछ नई व्यवस्था की गई। तो इसको लेके जो पूर्वानंद ये कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा बड़बोलापन होगा, लेकिन मैं पूर्वानंद सर से बहुत ज्यादा एग्री नहीं कर पाऊंगा इस बात को लेकर। मेरा मानना है कि इससे कुछ उल्टा हुआ है। पहली बात तो विश्वविद्यालयों को बंद होना चाहिए था या नहीं, वो जो धूल फांक रहे हैं उन्हें धूल नहीं फांकनी चाहिए थी। सारे रिसर्च के आउटकम्स जो भी हैं, सारे रिसर्च के जितने भी उपक्रम हैं, वो फंक्शन करने चाहिए थे। आपका बीएचयू का एग्जांपल लीजिए, आपके पास जितना बड़ा पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ है जो उसका पूरा स्टूडेंट है, मैं कह रहा था जैसे कि इनकी पूरी एक टास्क फोर्स बननी चाहिए थी, जिसको क्योंकि विश्वविद्यालय हर जिले में नहीं है, विश्वविद्यालय हर गली मोहल्ले में नहीं है, और जहां पर है उनके पास एक बड़ी स्ट्रेंथ है, एक बड़ी लर्नड और स्किल्ड स्ट्रेंथ है। इस स्ट्रेंथ को, यूनिवर्सिटी को लीडरशिप लेते हुए एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए थी, अलग अलग भागों में बांटना चाहिए था। साइकोलॉजी, साइकेट्री के जो स्टूडेंट्स थे उनको, आइसोलेशन में जो मरीज रह रहे हैं, जो मेंटल डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, उनसे बात करने के लिए पूरा सेटअप क्रिएट करना चाहिए था। नर्सिंग का जो स्टाफ है, जो मेडिकल का स्टाफ है, वो ऑनलाइन काउंसलिंग करता। आपके एमबीबीएस थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके पास पूरा का पूरा प्रोटोकॉल आता सेंट्रली, और वो प्रोटोकॉल के बेस पर वो डिजाइन करते, बात करते, नॉलेज इंफॉर्मेशन देते कि आपको दवा कौन सी कब से शुरू करनी है, जो बेसिक बेसिक कमियां हैं वो उसको दूर करते, वो कनेक्टर का काम कर सकते थे, उसको कनेक्ट कराने का काम कर सकते थे। जो काम दोबारा आप देखिए ना, पूरे देश में विश्वविद्यालय के ही बच्चे हैं जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अलग अलग जगहों पर अपना काम कर रहे हैं। तो अगर विश्वविद्यालय इस मुहिम को लेता, एक सेंट्रलाइज प्लान को डिसेंट्रलाइज मैनर में अपनी अपनी जगहों से खड़ा होकर वो लोगों तक पहुंचाने का काम करता, तो मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत मेकओवर नहीं हो सकता था। फेल नहीं हुए हैं ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि आज के समय में आपके पास जो भी राहत है, चाहे आप वो वैक्सीन के नाम पे ले लीजिए, चाहे आप वो सोशल डिस्टेंसिंग के उस नॉर्म्स के नाम पे ले लीजिए, चाहे ये पहचानना कि किस सरफेस पे वायरस कितने घंटे जिंदा रहता है, सैनिटाइजर कौन सा यूज होना है, मास्क को प्रॉपरली कैसे लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये सारी नॉलेज उसी यूनिवर्सिटीज से निकल कर आई है। क्राइसिस के टाइम पे उसी यूनिवर्सिटीज में ये सारी नॉलेज तैयार होती है, क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है। CSIR, ICMR, DBT, BHU, JNU, AMU, जितने लैब्स का आप नाम ले लीजिए, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, क्लिनिकल अलग अलग साइंटिस्ट जो है, NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हो गया, ये तमाम यूनिवर्सिटीज के अलग अलग विंग्स काम कर रहे हैं अपना, और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो पूरा कर सकते थे उसे कर रहे हैं, फिर भी वो जितना कर रहे हैं, इसने दोबारा उस सिस्टम में, उन लोगों में जिनके अंदर वो रेस था, वो गुस्सा था कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज क्यों चलाई जा रही है, हमारे पैसे पे क्यों PhD कर रहा है फला बंदा, क्यों हम इतना फंड दें इसको, किस लिए दें। मुझे लगता है इस नोशन को तोड़ा है इसने कहीं ना कहीं, और इस क्राइसिस के टाइम पे जितना बेहतर रोल यूनिवर्सिटीज ने प्ले किया है अपनी अपनी जगहों पर रहते हुए, इसने दोबारा पब्लिक ट्रस्ट को बिल्टअप किया है
पब्लिक यूनिवर्सिटीज के होने पर। और आने वाले समय में शायद ये रिसर्च की तरफ से जो फंड कट हो रहा था लगातार, जिसको लेकर हम और आप कई लोग बात भी कर रहे थे, उस फंड कट को रोकेगा। वो जो रिसर्च गोबर पर फोकस हो रहा था, उस रिसर्च को दोबारा गोबर से निकाल कर लाएगा और फिर पहुंचाएगा उन लैब्स में जिन लैब्स में काम हो रहे हैं आने वाले फिर किसी खतरे को भांपने के लिए। ये देखिए, मतलब हम लोग तो ये फंड कट कट तमाम सारी बातें कर रहे हैं, तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता था कि जो आपकी बात को मैं थोड़ा साइड कर दूं कि प्रोफेसर अपूर्वानंद का जो कहना था, वो आपने जो कहा कि जहां भी काम हो रहा है कुछ वो विश्वविद्यालय के बच्चे ही कर रहे हैं। और लेकिन मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बतौर ये अनऑर्गेनाइज तरीके से है, बच्चे अपने तरीके से करना। रिसर्च पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं और भी कॉमर्स के बच्चे हैं, ये अपने अनऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं। अगर इसको विश्वविद्यालय थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में करता तो स्थिति थोड़ी और बेहतर होती, ये कहा जा सकता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं रिसर्च की ही बात कर रहे हैं, तो जेएनयू की बात करते हैं। जेएनयू में और तमाम भी कुछ रिसर्च को छोड़ के तमाम रिसर्च इस लॉकडाउन में बर्बाद ही हुए। कई लोगों के रिसर्च का जो प्रोजेक्ट थे, उन साइंस जो एकदम जो सब्जेक्ट था वो तक बर्बाद हो चुका है। तो इस हमसे पे बात कर रहे हैं रिसर्च को, तो इस लॉकडाउन ने और सरकार की यूनिवर्सिटीज की ही व्यवस्था कहें, जो कुव्यवस्था है, जो नहीं प्रोवाइड करा पाई अपने रिसर्चर्स को, रिसर्च को बहुत पीछे भी ढकेला है। इस पे मतलब क्या कहेंगे? मैं शुरू में वो बात मैं कह चुका हूं कि मुझे वो तुक समझ में नहीं आया कि आपका रिसर्च विंग आपके विश्वविद्यालय का क्यों बंद है। इसे नहीं बंद होना चाहिए। इसमें मुझे कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं दिखता। ये सच है कि जितना बड़ा क्राइसिस का टाइम है, सारी एक्टिविटीज भी अगर सस्पेंड कर दी जाए इस तर्ज पर कि मेरा हर नागरिक इस देश में उसको जो बुनियादी सुविधाएं है वो हम उस तक पहुंचा देंगे, इस कॉस्ट पे अगर सारी रिसर्च बंद कर दिया है तो ये जो भी नुकसान है ये छोटा नुकसान होगा। कुछ समय के लिए रिज्यूम करके वॉर लेवल पर टास्क फोर्स गठित करके हमें हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत है जिसकी जान खतरे में है। और मुझे लगता है कि नागरिक की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं था। तो रिसर्च डिले हुए हैं, बहुत कुछ छूटा है, बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है लॉस ऑफ लाइफ बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर उसको अवॉइड करने के लिए हम कोई प्लान करते हैं तो उसको बहुत ही क्रिटिकल होकर देखने से बचना चाहिए। लेकिन फिर अगर आप इस गवर्नमेंट के रेफरेंस में बात करेंगे तो मैंने ये देखा है कि इट हैज यूज्ड द मोस्ट अनसाइंटिफिक वेज टू इम्पोज दिस लॉकडाउन्स। तमाम तरीके की बचकाना हरकतें, रात में लॉकडाउन लगा देना, हफ्ते में 1 दिन का लॉकडाउन, और मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। मोबिलिटी को 2 दिन के लिए स्टक करना, 4 घंटे के लिए मार्केट खोलना जिसमें पूरी भीड़ मार्केट में हो जाए, तो आपने उसको और वल्नरेबल ही बनाया है। तो पॉलिसी फेलियर का इशू है, ये पॉलिसी पैरालिसिस का इशू है। कनेक्ट नहीं किया गया, यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एक्सपर्ट्स को कनेक्ट नहीं किया गया, आपने रीजनल स्पेसिफिक राय नहीं ली लोगों से। बीएचयू के पास, जेएनयू के पास अलग अलग शोध हैं, अलग अलग तरीके के कंटेंट मटेरियल है कि वहाँ की जो सोसाइटी है वो किस तरीके से काम करती है, कौन लोग हैं, कितनी संख्या में हैं, उनको किस तरीके की जरूरतें पड़ सकती हैं। तो इन चीजों को सिंक नहीं किया गया, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाया गया। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी पैरालिसिस थी, ये फेलियर है ऑन द एंड ऑफ प्लानिंग, इसीलिए हम आज फेल हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये फेल क्यों कर गया है? मतलब जैसे अब तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, क्षेत्र की अलग अलग क्षेत्रों में है, उनकी उस क्षेत्र में, जैसे हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू पूर्वांचल में है, तो बीएचयू का पूर्वांचल के ऊपर जितना बढ़िया रिसर्च होगा, आई थिंक वो डी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं होगा। और चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू का जो इधर दिल्ली के और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में जितना बेहतर रिसर्च होगा वो पूर्वांचल पे नहीं होगा। तो जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की जो आप बात कर रहे हैं कि इस क्षेत्र विशेष में उनकी अपनी अच्छी खासी रिसर्च है, पकड़ है, तो उन यूनिवर्सिटीज के डेटा का सरकार ने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, वहां के विशेषज्ञों का क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इसके पीछे क्या कारण लगता है? नहीं, वो तो मतलब हमारे ही देश ने नहीं किया, अलग अलग देशों ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज से बिना टाई अप के कोई काम नहीं किया है। हमारे देश ने क्यों नहीं किया, खैर कंप्लीटली मैं नहीं कह सकता। सीएसआईआर के डीजी आया करते थे बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, आईसीएमआर के कुछ ट्वीट्स आ जाया करते थे, तो कुछ वो काम तो वो कर ही रहे थे उनके साथ बैठकर। उनकी सुन क्यों नहीं रहे थे, ये एक अलग क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी साइंटिफिक एडवाइजर ने उनको एडवाइस दिया होगा कि इस बुरे समय में आप चुनाव में जाइए, इस बुरे समय में आप लॉकडाउन मत लगाइए, इस बुरे समय में आप हर वो बड़ी बड़ी रैलीज करिए।
तो ये कोई साइंटिफिक कम्युनिटी एडवाइस नहीं करती है। लेकिन ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी फेल हुई है बार्गेनिंग करने में, इसके पीछे एक इतिहास है जो इररिलेवेंट किया गया है शोध को, शोधार्थियों को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को विद टाइम। खास करके इस सरकार के आने के बाद इन्होंने जिस तरीके से उसको इररिलेवेंट किया है, उसको डिनाई किया है, इसका कारण रहा कि दोबारा से ये उन तक कम्युनिकेट करने नहीं जा पाया और वो चैनल नहीं बिल्ड हो पाया। बहुत हद तक इसमें साइंटिफिक कम्युनिटी भी दोषी है, जिसने समय समय पर टारगेट नहीं किया। जब नाले से गैस बन रही थी इसने तब नहीं बोला, जब महाभारत के समय का पेनड्राइव मिल रहा था इसने तब नहीं बोला, इसने क्लाउड सीडिंग पर नहीं बोला, इसने हवा की चक्कियों पर नहीं बोला। बहुत सारी चीजों पे इसने चुप रहना चुना और इसने इतना चुप रहना चुन लिया कि आज भी ये चुप है, बोलना चाह रही है तो मुंह नहीं खुल पा रहा है। इसमें एक और सवाल था, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि ये तो सिर्फ साइंटिफिक बातें हो गई, तमाम ह्यूमैनिटीज के भी रिसर्च हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशियोलॉजी के रिसर्च है। मतलब जो डेटा है, जो इस वक्त इस पेंडेमिक में इन जो आप संसाधनों, सरकार जो भी संसाधन बांट रही है, जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उन संसाधनों के ढंग के बंटवारे से इन रिसर्च का उपयोग हो सकता था, इन रिसर्च के डेटा का उपयोग हो सकता था। सरकार ने वो भी नहीं किया है। तो एक तरीके से देखें तो पूरे विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों का, उनके रिसर्च का एक तरीके से काट दिया गया है, उनका अपमान किया गया है। तो इसको लेके मतलब क्या कहा जाएगा, फिर विश्वविद्यालयों की रिलेवेंसी क्या बचती है? नहीं, कुछ खास नहीं कहना है। मतलब ये हास्यास्पद है कि आइंस्टाइन से लेकर डार्विन तक का मजाक आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री अलग अलग समय पर उड़ाती आई है। तो वो साइंस को लेकर कितना ही सीरियस होंगे, ये सोचने वाली बात है। बाकी मैं दोबारा वही सारी बातें कहूंगा, ये फेलियर है साइंटिफिक कम्युनिटी का कि उसने वो बार्गेनिंग कैपेसिटी अपनी खो दी समय के साथ, और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट खुद पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार रही है। उसके पास दूर दृष्टि का तो दोष है ही है, साथ में निकट दृष्टि के लिए जो उसने चश्मा लगवाया था वो भी फूट चुका है। तो मुझे कुछ और सवाल थे, जैसे मतलब धनंजय त्रिपाठी ने मेरे लिए कुछ, आपके लिए कुछ सवाल भेजे थे कि उन्होंने कहा था कि प्रौद्योगिकी और प्रोफेशनल स्टडीज ने ह्यूमैनिटीज, फिलोसफी और बेसिक साइंस का कितना नुकसान किया है? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ही जायज सवाल है। मतलब कोई भी स्ट्रीम ऑफ रिसर्च, कोई भी स्ट्रीम ऑफ साइंस, किसी भी स्ट्रीम की पढ़ाई कोई खासा नुकसान नहीं कर सकती है। मुझे लगता है कि एजुकेशन का जो मेन मोटिव है टू सर्व द सोसाइटी, उसी की अलग अलग कड़ियां हैं। जो बेसिक साइंसेस है उसी को रिफाइन करके टारगेटेड लेवल पर किसी तक पहुंचाना, किसी टेक्नोलॉजी में डेवलप करना, ये काम प्रौद्योगिकी का है, उसको कमर्शलाइज करना। रिसेंट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसे तमाम शोध हैं जो कभी कभी केवल आइडिया फेज में खत्म हो जाते हैं, तमाम आइडियाज है जो आइडिया फेज में खत्म हो जाते हैं, तमाम ऐसे आइडियाज हैं जो पटल पर आते हैं तो फंड की कमी से खत्म हो जाते हैं। तो हम सब, मुझे लगता है कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा विभाजन है ह्यूमैनिटीज के नुकसान का टेक्नोलॉजी के बेस पर, ये थोड़ा सा वेग है। जिस वर्ल्ड वार वन ने आपको टैंक दिया, बंदूकें दी, अलग अलग तरीके की मशीन गन्स दी, उसी ने आपको अलग अलग तरीके की एंटीबायोटिक्स दी, उसी ने आपको एनेस्थीसिया दिया, उसी ने आपको पेन रिलीफ करने के लिए अलग अलग मेडिकेशन अवेलेबल कराई। तो अदर साइड्स ऑफ द कॉइन्स हैं। विद टाइम क्या टर्न अप होता है ये हम तभी तय कर पाते हैं जब हम किसी प्लान प्रपोजल ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहे होते हैं। तो ये कहना कि प्रौद्योगिकी ने नुकसान किया ह्यूमैनिटीज का, फिलॉसफी का, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेग है। हम कोई किसी का नुकसान करने के लिए नहीं है, हम सबका एक ही एम है। एजुकेशन का जो एम है कि ये ज्यादा इक्वल प्लेस बने ये सोसाइटी रहने के लिए, जो बेनिफिट हो वो सब तक पहुंचे और मैक्सिमाइज हो। मतलब नहीं, कहा भी जाता है ना कि सभी विषयों के मूल में अगर जाए तो सारा काम हो रहा है तो समाज के लिए ही हो रहा है, समाज की बेहतरी के लिए ही हो रहा है। तो मतलब ये थोड़ा सा लगा मुझे भी कि ये जब थोड़ा सा हम लोग जो जनरलाइज वे में बात करते हैं ना कि हमें IIT वालों को भाव मिलता है ह्यूमैनिटीज को, तो वो नुकसान है, ये है, उसी टाइप का जैसे मुझे लगता है इसके लिए आकाश हम लोगों को बहुत पीछे जाना पड़ेगा। वो जो पूरी जर्नी है जिसमें IIT को भाव ज्यादा मिलने लगा, वो इसलिए मिलने लगा या मेडिकल्स को ज्यादा भाव मिलने लगा क्योंकि ये जो भाव का जो टर्म है ना, ये रेट मार्केट ने
उस सोसाइटी ने तैयार किया, जिस सोसाइटी को हमने और आपने तरह तरीके के ह्यूमैनिटिक स्टडीज के साथ बनाया था, गढ़ा था। ये रेट उसने डिसाइड किया, ठीक है। वरना मुझे नहीं लगता, जैसे मैं तमाम रिसर्च के बावजूद मुझे आज तक मलाल है कि मैं ह्यूमैनिटीज में नहीं पढ़ पाया। मुझे पढ़ना था, मैंने एमएससी के बाद भी कोशिश की, मुझे वो स्कोप नहीं मिला, मुझे वो ऑप्शन नहीं दिया गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। वेग रिसर्च हर तरफ हो रही है, बोगस रिसर्च हर तरफ हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ये डिस्कशन एकदम क्लियर नहीं है, ये डिवीजन इतना क्लियर नहीं है। हम सब इंटरडिपेंडेंट मैकेनिज्म में काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में। आप कोविड के ही पूरे पैंडेमिक को आप देख लीजिए उठाकर, आप बताइए कि मेंटल हेल्थ की जरूरत नहीं पड़ रही है, मेडिकल की नहीं पड़ रही है, इंजीनियरिंग की नहीं पड़ रही है, कि सोशियोलॉजी की नहीं पड़ रही है। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? इवन पॉलिटिकल साइंस की जरूरत पड़ रही है, जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट है। तो सोसाइटी का जो एक यूनिट होता है, इसके तमाम अलग अलग पिलर्स को देकर, साइंस के और टेक्नोलॉजी के, बेसिक के, अप्लाइड के, हम केवल इस पिलर को कंक्रीट करने के बाद, रीइंफोर्स करने के बाद चाहते हैं कि सोसाइटी का जो यूनिट है ये और मजबूत हो और बेहतर हो और इक्वल। तो उनका ही एक अलग एक्स्ट्रा सवाल, तीन सवाल उन्होंने भेजे थे, तो दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि उन्होंने भेजा था कि वर्तमान समय में क्वांटिटेटिव रिसर्च पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो इनका पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि क्वालिटेटिव पे कम हो रहा है, क्वांटिटेटिव पे ज्यादा हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई स्टडी नहीं है। खैर, इसके बावजूद भी जो पार्ट है साइंस का और बेसिक साइंसेस का, और जहां पे ये डिवाइड होता है साइकोलॉजी से, वहां पर ये डिबेट एग्जिस्ट करती है साइकोलॉजी में कि रिसर्च को क्वालिटेटिव होना चाहिए या क्वांटिटेटिव होना चाहिए। जैसे साइकोलॉजी में आपको एक टेम्परामेंट स्टडी करना है ब्रेन का, तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके बेस पे, जैसे आपने 200 सब्जेक्ट लिए, उसके बेस पे आपने कोई थियरी कर दी, तो हो सकता है वो किसी और समय काल परिस्थिति में सेम 200 लोगों पर दोबारा लागू ना हो। साइंस में डिवीजन नहीं बचता क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का, क्योंकि इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में से कोई एक रिसर्च नहीं चूज करते। इसमें हम कोई रिसर्च की प्रॉब्लम को चूज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हल होगी। क्या इसके लिए क्वालिटेटिव रिसर्च करनी होगी, क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी होगी, या इन दोनों को एक साथ करना होगा इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो ह्यूमैनिटीज के कुछ फील्ड में, मैं कहूंगा कुछ फील्ड में बिल्कुल ये काम करता है। आप ही देख लीजिए ना, आपकी जो राजनीति है वो खुद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की लड़ाई में फंसी हुई है। एक तरफ नंबर्स की बात होती है, कौन सी जातियां कितनी हैं, हम कहते हैं कि अलग अलग जातियों का भला होगा तभी देश का भला होगा, सब बराबर पटल पर आएंगे। क्वांटिटेटिव नीचे से ये क्लेम कर रहा है कि इसके पास फला जाति के इतने 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 लोग हैं और इस बेस पे ये पॉलिसी जानी चाहिए, वो फेल होती है। रिजर्वेशन, ठीक है, वो एमलगमेशन था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का, और क्वालिटेटिव एट द सेम टाइम कहता है कि नहीं, हम ऊपर से कोर वैल्यूज ठीक करेंगे तो जातियों की संख्या, परिस्थितियां मायने नहीं, परिस्थितियां मायने भी रखे तो संख्या मायने नहीं रखेंगी। तो कौन सी प्रॉब्लम है, इस बेस पर हम ये तय करेंगे कि कौन सी रिसर्च सही होगी, उसके लिए कौन सा तरीका सही होगा, किस दिशा में जाना ठीक होगा। क्या वो दिशा क्वालिटेटिव होनी चाहिए या क्वांटिटेटिव होनी चाहिए? सिर्फ इसलिए नहीं कि हमको क्वालिटेटिव चुनना है इसलिए हम आगे का रिसर्च का प्रॉब्लम चुनेंगे, या हम ये चुनेंगे कि कौन सी समस्या हम हल करेंगे। समस्या जैसी होगी, हल जिस रास्ते से निकलेगा वो रास्ता चुना जाएगा, चाहे वो दोनों में से कोई भी। आपने उनके तीसरे सवाल का भी जवाब उसमें दे दिया है। उनका तीसरा सवाल था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देने से, उस पर ज्यादा पैसा खर्च करने से क्वालिटेटिव रिसर्च पे जो प्रभाव पड़ेगा, इसके तो इस पे आपकी क्या जो प्रभाव पड़ रहा है, जो कम हो रहा है, इस पे क्या राय है? तो उन्होंने, देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग टाइम्स की अपनी प्रायोरिटी है। मतलब 11 बार किसी का मंगलयान फेल हुआ था तो हम पहली बार में सक्सेसफुल हुए थे। तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की बहस में पढ़ने जैसा नहीं है। किसी को फंड ज्यादा और कम का अगर कोई खोजेगा ही नहीं पहली बार कि फला नाम का कोई प्रोटीन है या फला नाम का वायरस है, पहली बार तो ये नहीं खोजा होगा ना कि ये वायरस कितनी संख्या में है। पहले तो यही खोजा गया होगा कि जो बीमारी फैल रही है निमोनिया जैसी, इसके पीछे कौन सा कारण है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च था कि वायरस है। फिर ये खोजने के बाद ये रिसर्च शुरू हुई कि वायरस कितने घंटे लगता है, कितने दिन लेगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेस पे। तो दोनों में से एक भी डिनाई नहीं कर सकते।
मैं दोबारा कह रहा हूं कि हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज की स्टडी में इसको लेकर एक कांस्टेंट डिबेट चली आ रही है, पर ये सेम डिबेट तो इकोनॉमिक्स में भी चल रही है कि उसको मैथमेटिशियंस की जरूरत नहीं है, इक्वेशंस की जरूरत नहीं है। कुछ इकोनॉमिक कह रहे हैं कि हम केवल थियरी के बेस पे इकोनॉमिक सारी सॉल्व कर सकते हैं, हमको उसमें गणित के इक्वेशनों की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट एम जो समस्या है उसका सोल्यूशन होना चाहिए, वो किसी दिशा से। ये एक बहस फजूल है इसके ये सवाल ये है कि जो मतलब मैं ये सोच रहा था कि मतलब वर्तमान समय में जो विश्वविद्यालयों में मतलब ये तमाम तरीके के विश्वविद्यालयों में जो गैर राजनीतिक माहौल बनाया गया था सत्ता द्वारा कि मतलब यहाँ विचारधारा पे बहस नहीं होगी, विचारधाराओं की बात नहीं होगी, राजनीतिक चेतना के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था, उसका इस कोविड में क्या नुकसान हुआ है? और ये अगर ये राजनीतिक चेतना अगर जिंदा होती तो ये जो कोविड का पेंडेमिक है इसमें विश्वविद्यालय और कितने बेहतर तरीके से योगदान दे सकते थे। बढ़िया, मैं कह रहा हूं कि एक बढ़िया वर्कशॉप था यूनिवर्सिटीज के पास। इस पैंडेमिक में अगर वो टास्क फोर्स बनाकर काम करती तो वो एक साथ शायद वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे पाती अपने स्टूडेंट को, जिसमें उससे कह पाती कि आप किसी जिले के डीएम को फोन करके बोल सकते हैं कि उनके क्षेत्र का एक नागरिक है जो परेशान है, उसको कुछ समस्या है और उसका निराकरण होना चाहिए। ठीक है, राजनीति जैसे से गायब होती गई, जो नागरिक होने का जो पावर था वो कम होता चला गया। और हम अगर केवल रिसर्च एसोसिएट बचे तो हम सिर्फ एक मैकेनिकल रिसर्च एसोसिएट बचे जो लैब में जाता है, काम करता है, चला आता है, उसको टिश्यू पेपर कम पड़ता है तो वो नहीं सोच पाता कि वो टिश्यू पेपर कहाँ से ले आएगा या किससे कहना है उसको। स्टूडेंट लीडर्स होते, मुझे लगता है वो और ज्यादा वोकल होते, और ज्यादा एम्पावर करते। तमाम ऐसे जरूरी सवाल थे जो विश्वविद्यालयों को पूछने थे, विश्वविद्यालयों ने पूछना नहीं चुना। वो सवाल ऑक्सीजन को लेकर था, वो सवाल बेड्स को लेकर था, वो सवाल इस बात को लेकर था कि जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी आई वो कौन सा दिमाग था जो कहता था कि 18 से 45 को नहीं लगेगी और 45 से 60 को ही लगेगी। वो कौन लोग हैं जो ये तय कर देते हैं कि फला सेक्टर जरूरी है। आप कह रहे हैं कि वल्नरेबल जो ज्यादा है, तो अगर जो ज्यादा वल्नरेबल है, जो ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, तो 18 से 60 जिसको बीमारियां हैं उसको लगाइए आप। 20 साल का वो लड़का जो ब्लड कैंसर से जूझ रहा है उसको वैक्सीन क्यों नहीं जरूरी है? 40 साल की वो महिला, 32 साल की वो महिला जो प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली, इसको वैक्सीनेशन क्यों नहीं जरूरी है? और अगर आपका वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी सेफ नहीं है तो जो वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी सेफ है उसको क्यों नहीं अलाउ किया गया? फंड्स क्यों नहीं अलॉट किए गए? आपने पहले प्री बुकिंग क्यों नहीं किया? आपके पास वैक्सीनेशन सिर्फ इसीलिए तो नहीं है क्योंकि बाकी देशों ने उस कंपनी को पहले से पैसा देकर आने वाले समय की खेप बुक कर रखी है। ये सवाल विश्वविद्यालयों से आने चाहिए थे। ये सवाल विश्वविद्यालयों से आने चाहिए थे कि ये कौन से लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि आप एक पर्ची निकालिए और कह दीजिए कि आपसे एस्ट्राजेनेका 45 नहीं 60 दिन पे लगेगा। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट चेक्स हैं ये छूटे हैं, और ये कांस्टेंट चेक्स अगर होते तो मुझे लगता है कि इस पैंडेमिक को हम बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से डील करेंगे। सहमत हैं। जैसे अभी हम लोग बात, अभी थोड़ी देर पहले हम यही पढ़ रहे थे, बातचीत भी हो रही थी कि भारत ने जब वैक्सीन के 10 करोड़ डोज बुक किए थे 135 करोड़ जनता पे, वहीं अमेरिका ने अपने 40 करोड़ डोज बुक किए थे। तो ये डिफरेंस दिखाता है कि आप अपनी जनता को लेके, आप अपने मतलब देश को लेके कितने मतलब जागरूक हैं, सचेत हैं, लोगों के बारे में कितना सोच पा रहे हैं और आप संसाधनों का कितना बेहतर उपयोग करना जानते हैं। तो इसमें एक तरीके से देखें तो इस तमाम तरीके सरकारों का भी दोष है हम, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स जो थे, स्टूडेंट्स अपने तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड होके काम कर रहे हैं। लेकिन अगर शायद यूनिवर्सिटीज में ये पॉलिटिकल डिबेट होती, पॉलिटिक्स ढंग से होती, तो ये स्टूडेंट एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स के साथ यूनिवर्सिटी में प्रेशर बना के भी यूनिवर्सिटी को भी और उसमें शामिल करते और आज स्थिति कुछ बेहतर होती हमारी। बहुत आसानी से आप डिमार्केट कर पाते कि आपके विश्वविद्यालय के इधर उधर 20 किलोमीटर की रेंज में वो कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल ज्यादा हैं, वो कौन सी कम्युनिटीज हैं, उनको किस चीज की जरूरत है। यूनिवर्सिटी का टास्क फोर्स फंड मोबिलाइज कर पाता अपने एल्यूमनाई से, वहां के लोगों से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से वो फंड मोबिलाइज कर पाता, उनको जरूरी किट, मेडिकल एड, मेडिकल एडवाइस, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा सकती थी। पर हमने ये करना नहीं चुना। शायद इसलिए नहीं चुना क्योंकि जो राजनीतिक चेतना गायब हुई है एक लंबे दौर में, ये अगर होती तो शायद हम ये दिशा ले पाते।
और इस जब जहां विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी होती है एक देश के मतलब इंसान को नागरिक बनाने की, वहां विश्वविद्यालयों ने नागरिक बनाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। तो अब हम सिर्फ इस देश के वो क्या बोलते हैं, इस देश में रहने वाले हैं, हम इस देश के नागरिक वाला जो चेतना है ना वो खत्म कर दिया है। तो हम तमाम साथी जो देख रहे हैं उनसे भी मेरा है कि अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। और मैं आपसे, एक साथी ने कुछ बोला, शुभम है, वो पूछ रहे हैं कि विश्वविद्यालय में छात्र अपने तर्ज पे अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, अगर सरकार उनको साथ लेकर वैक्सीन और मेडिकल उपकरणों के सप्लाई चेन में काम करती तो स्थिति कुछ बेहतर होती क्या? हाँ बिल्कुल, मैं ये बात कह चुका हूँ आपसे कि बस कुछ बेहतर नहीं, शायद बहुत बेहतर होती। 40,000 की स्ट्रेंथ है आपके पास, 20,000 का टारफोर अगर आपको मिल जा रहा है बनारस में, पूरा पूर्वांचल मैनेज किया जा सकता है, पूरा का पूरा पूर्वांचल। टेलीकॉलिंग से लेके वैक्सीनेशन के स्लॉट्स कहाँ अवेलेबल है, किसको क्या मदद चाहिए, आप उसको रूट तो कर सकते हैं। उतने ही रिसोर्सेज का इफेक्टिव मैनेजमेंट हम कर सकते थे। ठीक है, आप याद करिए, मतलब मुझे अमर सेन की वो किताब का एक जिस्ट है कि लोग अकाल से नहीं मरे थे, अनाज थे गोदामों में, वो उन तक पहुंच नहीं पाए। वो स्थिति आज भी है, इसके वो स्थिति आज भी, अनाज है लेकिन अनाज लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो गैप था इसको कम करने की जरूरत थी, और ये चूक यहाँ पर हुई है। इस चूक को हमको पिन पॉइंटेडली उठाने की जरूरत थी, जिसमें फेल हुए हैं हम। और इसके फेल्योर में अगर आइडिया पे नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, इसमें आइडियोलॉजी क्या रोल प्ले कर रही है, जो सिर्फ क्या बोलते हैं धर्म पे आके सिमट जाती है, जो हर चीज का सॉल्यूशन धर्म में ढूंढने लगती है। जो हमारी वर्तमान सरकार की बात कर लें तो ये आइडियोलॉजी इस वक्त कोविड पैंडेमिक में कितना नुकसान पहुंचा रही है? देखिए आकाश, मेरा मानना है कि आने वाले समय में अगर यूनिवर्सिटीज को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने वाली है, इनको अगर बचे रहना है, इनको एग्जिस्ट करना है, तो इनको मोर प्रो पब्लिक होना पड़ेगा। प्राइवेट फंडिंग फिलैंथ्रोपी पे चलने वाले विश्वविद्यालय एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य भी जब एंटर करेंगे तो एजुकेशन का जो कंसेप्ट है जिसमें वो केवल एलिट्स की रह जाएगी। ठीक है, तो और वो मुझे नियर फ्यूचर में होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो डिमांड है, जो प्रेशर है इस यूथ की आबादी का, वो ऐसा होने नहीं देगा। तो जो होना होगा वो ये होना होगा कि जो यूनिवर्सिटीज बची हैं उनको मोर प्रो पीपल होना होगा। हम कितना भी कह लें कि स्टूडेंट्स गैर राजनीतिक हो गए हैं, तमाम चीजों के बाद भी हम पर्सनली फील कर सकते हैं कि जितना भी पोलराइजेशन एग्जिस्ट करता हो, उसके बावजूद देखिए कि ब्लैक लाइव्स मैटर में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निकल कर आए थे। वियतनाम वॉर वाले केस में भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। सीए में ले लीजिए, एनआरसी में, अलग अलग मैकेनिज्म में ले लीजिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। वो जो गंगा में तैरती लाशों का सवाल पहले वो युवा वर्ग उठा रहा है जो इससे विचलित होता है। राजनीतिक दल उस पर बाद में जा रहे हैं। वो युवा दल ही है जो फोरफ्रंट पर आ रहा है, वो कह रहा है बाकी राजनीति अपनी जगह, हम जो कर सकते हैं वो तो करेंगे, हमें खतरा कम है। तो वो सैनिटाइजेशन करने भी सड़क पर निकल जा रहा है, दवा बांटने भी जा रहा है। अगर वो रिकवर कर जा रहा है तो वो प्लाज्मा के लिए माइक्रो कैंप्स बनाकर काम कर रहा है। तो ये समझ लेना कि युवा पूरे तरीके से पोलराइज्ड हो चुका है, आने वाला समय और खत्म कर देगा। मुझे लगता है स्थितियां शायद इससे थोड़ी सी उल्टी हों इस क्राइसिस के खत्म होने के बाद, क्योंकि 1918 के बाद भी कुछ यूनिवर्सिटीज बंद हुई थी, बट जब उन्होंने अपना मोरल कैरेक्टर चेंज किया तो फिर से दोबारा सर्वाइव कर गई। तो आने वाले समय में इकोनॉमिक क्राइसिस तो आ ही रही है, उसको डील करने के लिए आपको चाहिए ब्रेन। वो ब्रेन आपको मिलेगा विश्वविद्यालय में, जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो रिसेंट प्रॉब्लम्स को तुरंत टैकल कर सके, डिजिटल वेलबींग से लेके अलग अलग फ्रंट्स पर मोहरा ले सके। और अगर आपको उसकी जरूरत है तो आपको कहीं ना कहीं उसके मेंटल जो नरिशमेंट है उसको आपको उस तक पहुंचाना होगा। आप जो कह रहे हैं कि आपको मतलब एलीट, एक जिस तरीके से पूंजी का खेल शुरू होगा तो यूनिवर्सिटियां सिर्फ एलीट लोगों के लिए बचेंगी, तो आप कह रहे हैं कि वो निकट भविष्य में नहीं होता नजर आ रहा है। लेकिन जो सरकार की पॉलिसीज कहती हैं, जहां वो कहती हैं कि 60-40 30-70 का जो रेशियो बार बार की यूनिवर्सिटी अपने लिए फंड रेज करे, तो वो एक तरीके से उसी दिशा में आगे बढ़ने का कदम है और ये बहुत तेजी से हो रहा है।
आप तमाम बिल्कुल। यूनिवर्सिटी को देखें, जहां यूनिवर्सिटी ने अपनी फीस बढ़ाई है, अलग अलग तरीके के कोर्स शुरू किए जिनका कोई मतलब भी नहीं, जिनके ऊपर वो ध्यान भी नहीं देते हैं। जो उनकी प्रमुखता है अलग अलग यूनिवर्सिटियों की, उस पर ध्यान देने के लिए वो अलग तरीके के कोर्स चलाए ताकि कहीं और से पैसा निकाला जाए। तो ये जो समाज, तो इसमें तो फिर जो उस कोर्स की जब कोई फीस फर्क बढ़ेगी, देखिए ना, इलीट लोग आएंगे, तो फिर तो वही मामला हो जाएगा ना कि इलीटिज्म बढ़ेगा। पर आप ये फर्क देखिए, आपकी यूनिवर्सिटी में IIT से कुछ कोर्सेज शुरू हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा तो हुआ नहीं है कि IRDM में स्पेशल टीचर अपॉइंट हो गए, उनको ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आज भी जो पॉलिटिकल साइंस MA या BA का बच्चा प्रेशर बनाता है, तो प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट उसके लिए हुई, ठीक है। क्लासेस वहीं रेगुलर चलेंगी। हो सकता है IIDM के पास उसकी परमानेंट फैकल्टी भी नहीं, ज्यादा फीस देने के बावजूद। तो मैं कह रहा हूं कि ये पूरा प्रयास होने के बावजूद जो अभी भी क्लियर कट नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो एनमास स्टूडेंट वर्ग है हमारा, मैक्सिमम गरीब लोग हैं, मैक्सिमम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हुए लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि स्टूडेंट लोन का भी आइडिया इन लोगों ने डाल दिया कि आप लोन लेके पढ़िए, फिर आप देते रहिए। ये लोन लेकिन यार वो को ही किसान बढ़ा लोन भी तो देने दे का ही रहे तरीका हैं। है। कौन सी कृषि सुधर गई? हैं? किसान तो मर ही रहा है ना, किसान लोन दे रहे हैं ना। कृषि सुधर गई क्या? किसान मर ही रहा है, किसान अनशनरत है ना इतने महीने से। स्टूडेंट के साथ भी यही होगा, और जब स्टूडेंट के साथ होगा तो ये फिर से, मैं कह रहा हूँ कि एक प्रेशर वॉल्व है ये, और ये आउटराइटली नहीं कर पाएंगी ये गवर्नमेंट्स। मैं पॉजिटिव हूँ इस बात को लेकर। मेरा विश्वास है कि इस देश का युवा उसको ये करने नहीं देगा। अभी तक एक ही सवाल जो था वही सवाल आया, तमाम और साथियों ने कोई सवाल पूछा नहीं। इसका मतलब लग रहा है बात पूरी एकदम क्लियर समझ में आ रही है लोगों को। या फिर एकदम नहीं समझ में आई। क्या? नहीं नहीं, समझ में आ रही है ये चौथा एपिसोड है, लोग एकदम क्लियर कट बात समझने लगे हैं। कहीं अब मेरे एपिसोड में 2-3 ही सवाल होते हैं, वो आ रहे हैं वो लगातार। तो जो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हम आगे भी लगातार विषयों पे बातचीत करते रहेंगे, हम आगे भी लगातार जुड़े रहेंगे। और आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत सलाम, शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू।